नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल पे आप सभी के लिए संगीत से संबंधित अच्छे से कंटेंट लाते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छे से हो पाए। इसलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमने काफ़ी पेपर कराया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज के इस लेसन से। 2 4 5 लेसन हो सकते हैं। संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त परिचय, यानी कि जो संगीत रत्नाकर है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में पंडित शारंग देव जी ने क्या क्या कैसे कैसे दिया है, कितने अध्याय हैं, यानी कि संगीत रत्नाकर में क्या है, कैसे है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अगर आप संगीत से जुड़े हुए हैं और संगीत का आपका कोई जानकारी का है, वो अच्छे से संगीत शिक्षा लेना चाहता है, शास्त्र पक्ष को अच्छा बनाना चाहता है, तो आप प्लीज़ हमारे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर प्रकाश सर से जुड़िए और उनका एक संगीत का जो वो ग्रुप चलाते हैं संगीत समाधान नाम से, हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका ग्रुप का लिंक है, उस लिंक से जुड़िए और उनसे क्लास लीजिए। बाकी ऑनलाइन तरीके से या आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम बी म्यूज एम म्यूज की तैयारी कराते हैं, प्रयास करते हैं कि आपके रिजल्ट अच्छे हों। अभी जल्दी ही बी म्यूज एम म्यूज में काशी विद्यापीठ और BHU में हमारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आइए विलम्ब नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम किस पे, संगीत रत्नाकर पर, और जानते हैं कि संगीत रत्नाकर के जो रचयिता हैं, संगीत रत्नाकर को जो रचने वाले हैं ग्रंथकार को, वो हैं पंडित शारंग देव जी। ठीक है, पंडित शारंग देव जी। तो हम थोड़ा सा जानते हैं शारंग देव जी के बारे में। पंडित शारंग देव जी के जो रहने वाले थे वो कश्मीर से थे और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। संगीत रत्नाकर के प्रणेता यानी कि रचनाकार थे, रचयिता थे। अपने राज्य के, यानी कि जिस राज्य में ये रहते थे वहाँ के मुख्य लेखाकार थे, मतलब कि लेखनी का कार्य, हिसाब किताब का जो भी कार्य होता था ये खुद करते थे और अपने आप को ये निशंक लिखते थे। निशंक क्या लिखते थे? निशंक। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए निशंक नाम से कौन जाना जाता था, तो आप क्या बताएंगे? पंडित शारंग देव। ठीक है, ये निशंक नाम से ताल और निशंक वीणा का भी निर्माण इन्होंने किया था और इसका वर्णन अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में इन्होंने किया है। इनके पिताजी जो थे वो, उनका नाम था शोढल। ठीक है, और दादा जो थे उनका नाम था भास्कर। क्या नाम था दादाजी के? इनके नाम भास्कर था। जो यानी कि इनके पिताजी जो कश्मीर के दक्षिण वर्तमान यानी कि दौलताबाद में आकर बसे थे। तो शारंग देव जी जो कि बहुत ही प्रकाश विद्वान थे, इनके ग्रंथ जो है अपने आप में संगीत का सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है। यानी कि अपने 13वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया, उससे पूर्ववर्ती सभी ग्रंथों का इन्होंने विधिवत अध्ययन किया और पुनः जो है एक संगीत रत्नाकर नाम का जो है ग्रंथ इन्होंने बनाया, जो संगीत का एक तरीके से कहा जाए तो आधार ग्रंथ है। उससे पहले जो है, इसके पहले, इनके ग्रंथ के पहले अगर देखा जाए तो नाट्य शास्त्र को माना जाता है। ठीक ना, नाट्य शास्त्र को माना जाता है। पांचवी वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। क्या कहा जाता है? पांचवा वेद। यानी कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद नाट्य शास्त्र को जो है पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। तो नाट्य शास्त्र के बाद अगर कोई प्रमुखता से किसी ग्रंथ का अगर स्थान है संगीत जगत में, तो वो है आपका संगीत रत्नाकर। तो जो कि संगीत रत्नाकर के बारे में हम जानते हैं कि संगीत रत्नाकर जो है 13वीं शताब्दी में, कब लिखा गया ये? 13वीं शताब्दी में कब लिखा गया? सॉरी, एक मिनट, 13वीं शताब्दी में। ठीक ना, 13वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया। कौन ग्रंथ? संगीत रत्नाकर। लिखा किसने? शारंग देव जी ने। ठीक ना, पंडित शारंग देव जी ने लिखा संगीत रत्नाकर ग्रंथ। किसमें? 13वीं शताब्दी में। और इनका जो शुद्ध सप्तक था वो था क्या? षडज ग्राम। ठीक है, क्या था इनका शुद्ध सप्तक? षडज ग्राम था।
और इनका जो है इस ग्रंथ में 400 श्लोक हैं। कितने ग्रंथ में श्लोक हैं? 400 श्लोक हैं, ठीक ना। इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ को क्या जाना जाता है? सप्ताध्यायी के नाम से, क्योंकि इसमें 7 क्या हैं? अध्याय हैं, ठीक है ना, अध्याय हैं। उनको आगे हम देखेंगे। ये एक ऐसा ग्रंथ है, ठीक ना, यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसपे पूरे 8 टीकाएँ लिखी गई हैं, ठीक है ना। टीकाएँ लिखी गई हैं किस पे? तो संगीत रत्नाकर पे, ठीक है ना। आइए विलंब ना करते हुए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। एक PDF है, आपके सामने दिख रहा होगा, जिस पे लिखा हुआ है हिंदुस्तानी संगीत, संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त परिचय। क्या लिखा है? संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त परिचय क्या है, देखते चलेंगे। पंडित शारंगदेव, थोड़ा और जूम करते हैं, पंडित शारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत दोनों पद्धतियों में आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि पंडित शारंगदेव जी द्वारा रचित जो क्या है ग्रंथ? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर है, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का, हमारे हिंदुस्तानी संगीत का, हिंदुस्तानी म्यूजिक का ऐसा ग्रंथ है। मतलब कि इसका महत्व देखिए कि ऐसा है जिसे हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक दोनों संगीत में, यानी दोनों पद्धतियों में आधार ग्रंथ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि आधार ग्रंथ के रूप में क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। माना गया है कि हमारे संगीत के लिए सबसे अगर ऑथेंटिक और अच्छी जानकारी किसी ग्रंथ में रखा गया है जो तो वो संगीत रत्नाकर है, जिस कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी से पहले जितने भी संगीत के ग्रंथ जो हैं उन सब का अध्ययन करके इन्होंने जो है इस ग्रंथ को लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन विधाओं, स्वरों, रागों, गीत, जाति गायन, ताल, वाद, नृत्य आदि से संबंधित जानकारी आधुनिक संगीत विद्वानों को उपलब्ध हो सकी है। यानी कि इस ग्रंथ के माध्यम से, यानी कि किस ग्रंथ के? संगीत रत्नाकर के माध्यम से केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन विधाओं, ठीक ना, में न केवल, यानी कि इतना ही नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन विधाओं यानी कि स्वरों, रागों, गीति, जाति गायन, ताल, वाद्य, नृत्य आदि से संबंधित जानकारी आधुनिक संगीत विद्वानों को उपलब्ध हो सकी। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर ये ग्रंथ नहीं होता, नाट्य शास्त्र नहीं होता, संगीत रत्नाकर नहीं होता, तो आज इससे पहले क्या हुआ था? आधुनिक युग में जब हम पढ़ते हैं तो 2 लोगों का नाम आता है, विष्णुद्वय, ठीक है ना। विष्णुद्वय लोग, 2 ये महापुरुषों का नाम आता है जिन्होंने हम आम जनमानस के लिए जो है संगीत को सुलभ किया कि हम किताबों से संगीत सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे स्कूली शिक्षा में आया, हमारे एजुकेशन से जुड़ा संगीत। तो ये विष्णुद्वय का आशीर्वाद है, इनकी मेहनत है इसके प्रति, जो हम सभी के लिए सुलभ हो सका। हम सभी अपने दर्शकों के साथ और खुद भी इनका स्मरण करते हैं। और इसी प्रकार से किसी भी देश के बारे में जानने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें हमारे पास लिखित रूप में ऑथेंटिक चीज़ें उपलब्ध होनी ज़रूरी है। तो अगर संगीत रत्नाकर नहीं होता, नाट्य शास्त्र नहीं होता, तो हम अपने पहले की चीज़ों को नहीं जान पाते, शायद भूल गए होते, छोड़ दिए होते। तो इस लिखित रूप में अगर हमारे पास है तो इसके आधार पर हम अपने पहले की चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। वही कह रहा है कि विद्वानों को उपलब्ध हो सकी है। आगे बढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर में पंडित शारंगदेव ने के पूर्व ग्रंथकारों में, यानी कि संगीत रत्नाकर में पंडित शारंगदेव से पहले के
ग्रंथकारों में भरत, मतंग, दतिल आदि ग्रंथकारों के मतों के उल्लेख होने से यह ग्रंथ भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध होता है। यानी कि जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है, दतिलम में दतिल जी ने कहा है, मतंग जी ने कहा है, इत्यादि लोगों के बारे में जो है उनके मतों का उल्लेख इन्होंने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में किया है। इससे लगता है कि वाकई में जो ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ हैं ये एथेंटिक है और हमारे संगीत के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 13वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि सप्ताध्यायी के नाम से कौन सा ग्रंथ जाना जाता है, तो आप सीधे सीधे जानिएगा कौन सा ग्रंथ कहा जाता है, संगीत रत्नाकर। सप्ताध्यायी के नाम से कौन जाना जाता है, संगीत रत्नाकर जाना जाता है। ठीक है ना। क्योंकि अब आपके मन में विचार आए, प्रश्न उठे कि क्यों सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है, तो आप ये जान लीजिए कि इसमें क्या होता है। क्योंकि इसमें क्या है, 7 अध्याय हैं, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। किसको, तो संगीत रत्नाकर को। किसने लिखा, तो पंडित शारंग देव जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसे सप्ताध्यायी भी कहते हैं क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। ठीक है, इस बात को आप जानिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछता रहता है। प्रत्येक अध्याय में संगीत के विविध पहलू विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में, जैसा कि 7 अध्याय है, हर एक अध्याय में संगीत की विविध पहलू, विभिन्न विभिन्न तरह के पहलुओं पर विचार किया गया है, बताया गया है, विस्तार पूर्वक बताया गया है। उदाहरण स्वरूप राग विवेकाध्याय जो कि पहला अध्याय है, ठीक है ना, स्वराध्याय रागाध्याय है ना, सॉरी दूसरा अध्याय है, राग विवेकाध्याय जो है क्या है, दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में नामक द्वितीय, सॉरी हाँ आगे तो लिखा है, द्वितीय अध्याय में वे रागों के दशविध वर्गीकरण का विवरण देते हैं। ठीक ना, यानी कि आगे बताएंगे आपको हम दशविध राग वर्गीकरण के बारे में। ये भी प्रश्न पूछता रहता है। आप ऐसे पढ़िए कि किताब पढ़िए तो देखिए कि इसमें से क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। तैयारी आप इस तरीके से करिएगा। ठीक है, तो वे रागों के दशविध वर्गीकरण, अब क्वेश्चन पूछता है कि दशविध वर्गीकरण का चर्चा किस ग्रंथ में मिलता है, तो आप सीधे जानिए संगीत रत्नाकर में मिलता है। किसने किया है, तो पंडित शारंग देव ने किया है। किस अध्याय में, यहाँ एक और प्रश्न आपसे जुड़ गया कि किस अध्याय में, अपने संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में जो है चर्चा किया है, तो राग विवेकाध्याय जो कि दूसरा अध्याय है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वर्गीकरण का विवरण देते हैं तथा कुल उतना ही नहीं 264 रागों का विवरण, यानी कि 264 रागों के बारे में भी बताते हैं। विवरण पूर्व प्रसिद्ध और आधुना प्रसिद्ध कहकर रचनाओं एवं विस्तार के साथ दिया है। यानी कि रचनाओं में विस्तार के साथ क्या किया है, दिया है। 264 रागों का विवरण दिया है, जानकारी दी है। किस तरीके से, तो पूर्व प्रसिद्ध, यानी कि 13वीं शताब्दी से पूर्व जो था और 13वीं शताब्दी के बाद या 13वीं शताब्दी तक जो प्रसिद्ध था, उन सब के बारे में जो है इन्होंने अपनी जानकारी दे रखी है। पंडित शारंग देव ने संगीत के सिद्धांतों को पुनः स्थापित किया एवं उन्हें व्यापक रूप से सामने रखा। आज भी मूल शब्दावली की परिभाषाओं को इस ग्रंथ में से उद्धृत किया जाता है। आज भी अगर संगीत में कोई अगर किसी चीज़ को जानना चाहता है, कहीं फंसता है, किसी अथेंटिक जानकारी की ज़रूरत होती है, या ऐसा लगता है कि चलो अब कहाँ से उस जानकारी को इकट्ठा किया जाए, तो इसका अध्ययन लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, तो इसके बारे में थोड़ा जान लें कि इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप संगीत रत्नाकर के मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत कर सकेंगे, संगीत रत्नाकर के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कर सकेंगे, 7 अध्यायों के नामों का उल्लेख कर सकेंगे। यानी कि जो हम क्लास शुरू किए हैं, आज हमारा पहला क्लास है। ऐसे करके 2-3-4 क्लासेज होंगी संगीत रत्नाकर पर स्पेशली, और इसमें हम जानेंगे संगीत। अगर कोई आपसे संगीत रत्नाकर के बारे में कुछ पूछता है तो आप
अच्छे से उसको कुछ बता सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु जो है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को। 7 अध्यायों का नाम भी आप उल्लेख कर सकते हैं और इवन आप 7 अध्याय में क्या क्या है इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। हम चाहते हैं कि संगीत की शिक्षा हर एक व्यक्ति तक जाए, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, ये एक स्लोगन मात्र ना रह जाए, ये सपने साकार भी हों। अगर गरीब बच्चा भी है तो उसे भी पढ़ने का हक है। और जब से कोविड आया तब से हम सब जो है ऑनलाइन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अग्रसर हुए हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि हर एक जगह जो है रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसका एक ही देन है ऑनलाइन चीज़ों का उपलब्ध हो जाना। बच्चों के पास कंटेंट नहीं थे। अगर बच्चे पढ़ते थे तो उनको ये भी नहीं पता था कि अच्छे गुरु कहाँ मिलेंगे। तो ऑनलाइन चीज़ें जब आई, कोविड आया तो कुछ बुरा भी किया और कुछ अच्छी चीज़ों को दे के भी गया। तो हर जगह जो है अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं और हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर सिचुएशन कंडीशन में सीखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। वीडियो जरूर पसंद आएगा, आगे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, लेसन 2 में संगीत रत्नाकर से संबंधित कुछ चीज़ों को लेके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।